वर्क डन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसका नेचर क्या होती है? स्केलर। क्योंकि वो स्केलर है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देन फॉर्मूले दो पढ़े हमने, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 5 और आज हम देखेंगे वर्क डन। कि वर्क डन क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स के अप्लाई होने से वो ऑब्जेक्ट कुछ लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो गया है। जैसे सपोज करें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है। हमने किया ये कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुई, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो गया है। लेकिन क्या इस फोर्स ने, क्या ये कंप्लीट फोर्स थी जिसने वर्क डन करवाया है? तो ऐसा नहीं होगा। वर्क डन जिस डायरेक्शन में होगा, फोर्स का वही कंपोनेंट वर्क डन करवा रहा होगा। जैसे सपोज करें कि इस फोर्स को हम एक एक्स वाई कंपोनेंट में लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक्स वाई एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। जो फोर्स है हमारी वो यहाँ पे, ये रही फोर्स। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो वर्क डन करवाएगा। किस तरह से? अगर हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, कैसे करते थे? ये फोर्स है, एक लाइन हम वाई एक्सिस पर बनाएंगे, एक लाइन हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा एक्स एक्सिस पर वो एफ एक्स, जो वाई एक्सिस पे आएगा वो एफ वाई। तो ये जो फोर्स है ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकती है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, सपोज करें कि ये रहा एक्स कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स और इसका वाई कंपोनेंट एफ वाई। तो अगर आप देखें, क्या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव हुआ है? ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव नहीं हुआ। इसका मतलब कि इस फोर्स का वाई कंपोनेंट जो एफ वाई है, ये कोई वर्क डन नहीं करवा रहा, बल्कि एक्स कंपोनेंट वर्क डन करवा रहा है। एक्स कंपोनेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहां हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। प्रोडक्ट होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन कहलाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि आपने तो वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़ा कि एफ एक्स और एस लिखा हो, बल्कि वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने वो एफ डॉट एस पढ़ा है डायरेक्टली। तो इस बात को समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों है। तो सपोज करें कि ये फोर्स है और इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ था। यहीं पे हम एक्स वाई एक्सिस सपोज कर लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें ये बात पता है कि हम वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बगैर उनकी डायरेक्शन चेंज किए। तो अगर मैं यहाँ पे यही करता हूं कि ये हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स को हमने उठाया, सॉरी यहाँ पे एंगल बनाना भूल गया कि एक्स एक्सिस से इस फोर्स ने एक एंगल बनाया हुआ है थीटा। तो हमारे पास फोर्स कौन सी है? ये रही हमारी फोर्स। इस फोर्स को मैंने उठा के यहां रख दिया, सही। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास एक्स कंपोनेंट एज इट इज ले आते हैं यहाँ पे। ये हमारा फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को उठा के अगर हम यहां रख दें तो कैसे डायग्राम बन जाएगी? ये हमारा एफ वाई आ जाएगा, एफ एक्स एफ वाई, और ये हमारी फोर्स एफ आ गई और एंगल हमारे पास यहां बन रहा है थीटा। नाउ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये फोर्स है एफ, इस ट्राइंगल में ये साइड हाइपोटेन्यूस होगी, ये साइड हाइपोटेन्यूस,
ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हमारी बेस होगी। इसको कैसे पता लगाते थे कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस, और देन हमारे पास जिस साइड के साथ थीटा और 90 डिग्री बन रहा हो, थीटा और 90 डिग्री जिस साइड के साथ बनता है वो बेस होती है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है? तो हमारे पास क्या होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां अगर हम देखें हमारे पास दो फोर्सेस आ रही हैं, F को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, Fx और Fy, यानी कि हम F को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमारे पास दो फोर्सेस है Fx और Fy। अब वापसी डायग्राम में आए, क्या जो मोशन है हमारे पास जो x एक्सिस में होगी वो Fx की वजह से होगी, जो मोशन y एक्सिस में होगी वो Fy की वजह से होगी। अब अगर आप देखें कि हमारे पास सपोज करें कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास कहीं पे तीन फोर्सेस आ रही होती, तो हम क्या करते हैं सारी फोर्सेस और उनके डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे एक फोर्स लग रही होती सपोज करें F1, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता S1। एक फोर्स लग रही होती F2, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था S2। हम क्या करेंगे ऐसे ऐड करते जाएंगे। एक तीसरी फोर्स लग रही है F3, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है S3, तो हम इस तरह से ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी देखें दो फोर्सेस आ रही है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। कैसे? सबसे पहले Fx, W हो जाएगा, W इज इक्वल टू Fx पहली फोर्स, इस Fx की वजह से डिस्प्लेसमेंट कौन सा कवर हो रहा है S, प्लस सेकेंड फोर्स Fy, Fy की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या कवर हो रहा है, Fy की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। क्यों? देखें जो Fx से यानी फोर्स जो x एक्सिस में वो x एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट कवर करवा सकती है, और x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ s। क्या Fy में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? क्या ये ऑब्जेक्ट कुछ नीचे चला गया? क्या ये ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर चला गया? नहीं गया। तो y में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, तो Fy इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास क्या आ गया वर्क डन का फॉर्मूला Fx इंटू एस, और ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया Fx, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और डिस्प्लेसमेंट अगर डेफिनेशन पे वापस नहीं आए, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट कौन सा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो वाला कंपोनेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन होता है। अगेन वापसी वही पहले वाली बात पे आते हैं, आपके माइंड में तो आएगा कि वर्क डन का फॉर्मूला था F डॉट एस। तो अभी हमने इसको अगर आप देखें स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं गए। वेक्टर फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे, यहां हमारे पास Fx है, और Fx क्या हो जाएगा? F cos थीटा। क्यों cos थीटा होगा? क्योंकि Fx बेस के साथ है, बेस के साथ हमेशा cos थीटा लगता है। तो हमारे पास हम लिखेंगे एज वी नो दैट Fx बराबर है F cos थीटा के, तो हमारे पास आ जाएगा F cos थीटा इंटू एस। अगर हम इसे अब रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। नाउ चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्चुअली, जो था ए डॉट बी का, यानी दो वेक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं थ्रू डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी बराबर होता था ए बी कॉस थीटा के। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए की जगह वेक्टर आ गया एफ और बी की जगह वेक्टर आ गया एस, तो क्या होगा? ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, तो एफ डॉट एस बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। तो अगर आप देखें एफ एस कॉस थीटा यही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इस एफ एस कॉस थीटा की जगह मैं एफ डॉट एस लिख सकता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट एस, और ये आ गया डॉट इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास वर्क डन के दो डेफिनेशंस आ गई। पहली
प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। के वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो, और डिस्प्लेसमेंट, इनका प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन होता है। सेकेंड डेफिनेशन, प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। हमने दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े थे, एक था क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम ऐसे लिखते थे ए क्रॉस बी करके, एक था डॉट प्रोडक्ट जिसको हम ऐसे लिखते थे ए डॉट बी करके। तो हमारे पास प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन का एक सेकंड फॉर्मूला बन सकता है, सॉरी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो हमारे पास वर्क डन की दो डेफिनेशन हो गई। हमारे पास क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आता है, जब भी किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी लेंगे दो वेक्टर्स का, तो हमारे पास रिजल्ट में एक स्केलर आता है। आपको याद होगा कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट भी बोला था। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट में स्केलर आएगा उसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आप देखें डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से जो वर्क डन आएगा इसकी नेचर स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती। तो हमारे पास वर्क डन की नेचर क्या होगी, स्केलर। अच्छा, अगर स्केलर है तो स्केलर के पास डायरेक्शन तो नहीं होती, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, डायरेक्शन लेस होगा। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नो डायरेक्शन, वर्क डन की डायरेक्शन नहीं होती। नाउ फॉर्मूला हमने दो देखे, एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला और एक एफ एस कॉस थीटा। तो हम यही लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, W बराबर है एफ डॉट एस के, और जैसा कि हमें पता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो एफ डॉट एस बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि ये बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। नाउ यूनिट पे आए अगर हम, यूनिट एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, और आपने इसको याद भी रखना है। अच्छा, क्यों याद रखना है, देखिए यूनिट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, तकरीबन हर वीडियो में हम देखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कॉस थीटा की यूनिट वैसे रेडियन होती है, लेकिन वो लिखी नहीं जाती हमेशा। ये हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, आपने पढ़ा था, बेस यूनिट नहीं है। तो हम कॉस को नहीं लेते यहाँ पे, सिर्फ हम यूनिट निकालेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। तो वर्क डन की जो यूनिट आएगी वो जूल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट में न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जूल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन इंटू मीटर और जूल, कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। नाउ डायमेंशन, डायमेंशन कैसे निकाली जाए, यहीं से आ जाएगी। डायमेंशन कैसे निकालते थे, हम क्या करेंगे कि एफ और एस से सबसे पहले फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने साथ पढ़ी थी, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस। तो इस तरह से उन क्वांटिटीज में पहले अपने फॉर्मूले को ब्रेक करना होता है। अगर आप देखें डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स फंडामेंटल नहीं है। यानी कि फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू एम ए। तो हम फोर्स को इसके फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं, एम ए और ये एस एज इट इज आ गया। अब मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। नाउ अगर हम यहां पे देखें कि किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड माइनस 2,
एस ऊपर आया तो उसकी पावर माइनस में चली गई। नाउ डायमेंशन लिखते हुए क्या करते थे, किलोग्राम की जगह पर कैपिटल एम आ जाएगा, मीटर की जगह कैपिटल एल आ जाएगा और सेकंड की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है क्योंकि, सेकंड की जगह टी और -2। तो डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी -2। इसकी डायमेंशन भी लिख देते हैं, हमारे पास आ गई एम एल स्क्वायर टी -2। तो क्या क्या हमने पढ़ा, वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका नेचर क्या होती है, स्केलर, क्योंकि वो स्केलर है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देन फॉर्मूले दो पढ़े हमने, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में। सिमिलरली यूनिट भी हमने दो देखी, कोई भी यूज हो सकती है और डायमेंशन भी आ गई। नाउ अब हमारे पास वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से होते हैं, क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे, तो फोर्स जैसी फोर्स होगी वैसे ही वर्क डन होगा। तो हमारे को हमने देखना है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से कैसा वर्क डन होता है। इसको रेज कर लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो। सपोज करें कि हमारे पास एक बॉक्स है और उसके बाद कंटिन्यूसली हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, और ये आगे जाता जा रहा है, हम कंटिन्यूसली 10 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स है, सपोज करें बॉक्स से मैं ऐसे ऐसे उसको लेके चलता जा रहा हूं, तो क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रही है। नाउ सेकंड केस, एक बॉक्स है, उसको पहले मैंने ऐसे धक्का दिया, आगे किया, फिर मैं खुद आगे आया, फिर आगे किया, तो क्या हुआ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम उसको पुश किया तो मेरी फोर्स मैक्सिमम हुई और जाके 0 हो गई। मैंने फोर्स हटाई, दोबारा आगे आया, फिर उसको फोर्स लगाई, तो अब मेरी फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि अब ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स बन गई है। लेकिन जब मैंने क्या किया कि एक बॉक्स को मैं ऐसे धक्का लगाते हुए कांस्टेंट फोर्स से लेके जा रहा हूं, तो अब ये एक फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा उसका। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने वर्क डन देखना है थ्रू कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वर्क डन करवाने फोर्स से, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं हम। अच्छा, सपोज करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। लेट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 बराबर होता है 0 के, या चले इसको हम नीचे ही देख लेंगे, ज्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए, कि फिर इस पे कांस्टेंट फोर्स पे वापसी आते हैं, कि हमारे पास दो तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क एक ऐसा वर्क डन है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो हम कहेंगे कि नेगेटिव वर्क है। अब आपके जहन में डायरेक्टली एक सवाल आएगा कि ऐसा क्या तो हो सकता है कि एक बॉक्स है, इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, एक पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है नेगेटिव वर्क में कि आपने फोर्स ऐसे लगाई, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ऐसे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, माइंड में यही आता है। तो ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं कैसे, पहले पॉजिटिव देखते हैं देन नेगेटिव को देखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास यही फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अगर लेट सपोज हम देख कहते हैं कि थीटा जो है वो हमारे पास है 90 डिग्री, या थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। क्यों थीटा 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क के लिए क्या करवाना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जब डायरेक्शन सेम होगी, लेट सपोज ये रही फोर्स रेड वाली और ये रहा डिस्प्लेसमेंट ग्रीन, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को उठा के मिलाऊं तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ये फोर्स लग रही है,
ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो एंगल क्या बना 0। तो इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल 0 डिग्री रखा। जब एंगल 0 डिग्री हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0। अब cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ गया एफ डॉट एस। आप देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ प्लस होगा, तो हमारे पास ये पॉजिटिव वर्क है। सेकेंडली ये मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से जो मैक्सिमम वर्क डन प्रोड्यूस हो सकता था वो ये है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वर्क है, अगर मैक्सिमम वर्क का भी आपके पास आएगा कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, तो वो भी 0 डिग्री पे, पॉजिटिव वर्क कब होगा, वो भी 0 डिग्री पे। अच्छा, मैक्सिमम पॉजिटिव 0 पे ही होगा, सही है? तो आपने इस बात को याद रखना, ये हमारा जो वर्क डन हुआ है ये मैक्सिमम है। नाउ नेगेटिव वर्क के लिए इन दोनों की कंडीशन देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल को एक साथ देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। अगेन यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा कि एक ऐसा वर्क जिसमें फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहा है। अभी इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। पहले इसकी कंडीशन को समझें कि हमारे पास, अब देखें ये रेड वाली फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है हमेशा जब भी एंगल देखा जाता है वो टेल्स के बीच में देखा जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ ऐसे फोर्स बनाई थी और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, तो मैंने टेल्स को मिला दिया था। यहाँ पे भी हमें टेल्स मिलानी है, तो अगर टेल्स को मिलाए तो कैसे मिलाएंगे हम, देखें ये रही फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, हम इनकी टेल्स को मिलाएंगे ऐसे। एंगल क्या बन गया 180 डिग्री। अगर आप देखें ये रही फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या आया 180 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री नेगेटिव वर्क के लिए। तो लिखते हैं हम कि थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस इंटू -1, और ये हमारे पास आ गया माइनस एफ एस। ये हमारे पास क्या था मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, ये हमारे पास है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क के सबसे ज्यादा नेगेटिव जो हो सकता है वो वाला वर्क डन। ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे मिनिमम वर्क डन या मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। वैसे मिनिमम वाली टर्म ज्यादा बेस्ट है कि मिनिमम वर्क डन कब होगा। तो ये हमारा मिनिमम वर्क डन आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। अब थर्ड केस जीरो वर्क डन का भी आता है, लेकिन पहले इनके एग्जांपल समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। सपोज करें कि हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है देखते हैं। हमने क्या किया, एक ऐसे कोई जगह ली जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इधर एक स्प्रिंग को अटैच किया और इसके साथ एक मास इस लगा दिया जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। हमने फिर क्या किया, मास को पकड़ा, इसको पीछे खींचा और फिर छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, स्प्रिंग की वजह से ये ऐसे ऐसे मास मूव करेगा। इसके अंदर कुछ पोजीशंस आएंगी, एक जहां पे ये पहले रुका हुआ था वो वाली पोजीशन, एक वो पोजीशन होगी जब ये सबसे ज्यादा इस तरफ जा सकता है, एक वो पोजीशन होगी जब ये सबसे ज्यादा इधर आ सकता है। ये मीन पोजीशन यानी जिधर ये था पहले, एक पोजीशन वो होगी जिस तक हमने इसको खींचा वो, और जब हमने इसको छोड़ा तो अब ये यहां नहीं आके रुकेगा बल्कि आगे जाएगा। फिर स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो एक वापसी फोर्स स्प्रिंग लगाएगा जो इधर जाएगी, उसकी वजह से ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगा। ये एक ही फिगर में 4 डायग्राम बनाई है मैंने, लेकिन हर बार इस केस को देखें। जैसे सपोज करें इनिशियली अपनी
स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो वो ये वाली कंडीशन आ गई। मैंने इसको पीछे खींचा, ये वाली कंडीशन आ गई, मैंने इसको पीछे खींचा, यहाँ लाया और छोड़ दिया। ये क्या हुआ, वापसी गया, अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आया, लेकिन इससे भी आगे चला गया यहाँ पे। फिर क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया था तो ये वापसी इधर आया, वापसी इधर आया तो थोड़ा सा ज्यादा इधर आया, फिर इसी तरह से इसकी मोशन ऐसे टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी। यहाँ मैंने इसी चीज को शो करवाने की कोशिश की है कि हमने मास को यहाँ तक खींचा, वो यहाँ गया, जब छोड़ा तो वो पहले अपनी पुरानी पोजीशन पे आया, लेकिन पुरानी पोजीशन से आगे चला गया यहाँ तक। देन क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ तो वो वापसी एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग, ये मास वापसी पीछे आया, कुछ इधर आ गया। देन अगेन स्प्रिंग जब स्ट्रेच्ड हुआ तो वापसी स्प्रिंग मास को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एक मोशन स्टार्ट हो गई। सबसे पहले यहां पे था ये, हमने फोर्स अप्लाई की कुछ ऐसे, इसको पीछे खींचने के लिए, ये आ गई फोर्स। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा वर्क हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एंगल 0 बन रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। नाउ यहीं से अगर आप एक और चीज देखें कि यहां लाके जब मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको यहां खींचा तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई, जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई थी। वो फोर्स किस डायरेक्शन में स्टोर हुई, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही है ना, जब मैंने स्प्रिंग को पीछे खींचा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गई। फोर्स जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे जो स्प्रिंग है वो चाह रहा है वापसी अपनी पुरानी स्टेट में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। नाउ जब मैंने इसको यहां से छोड़ा, पहले डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हुआ था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जब यहां से छोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हुआ, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ यहां से लेके यहां तक में इस डायरेक्शन में। वापसी थोड़ा सा पीछे आए, ये ऑब्जेक्ट वापसी जा रहा है इस तरफ, यहां तक आ गया। जब ये यहां से मजीद आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे। अच्छा, जब इस ये मास यहां से आगे चला गया तो स्प्रिंग में अब फोर्स किस डायरेक्शन में बन रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो ये मास वापसी बैकवर्ड आएगा। जब मास यहां पे था तो स्प्रिंग में फोर्स ऐसे थी, मास को अंदर खींच रही थी। जब इस मास अंदर आ गया तो अब स्प्रिंग इसको बाहर फेंकेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। तो इस केस में, इस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। नाउ एक थर्ड केस देखते हैं जिसे हम कहते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क डन कब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो या ऑब्जेक्ट पर कहीं किसी भी तरह से फोर्स अप्लाई हो रही हो, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा हो। अब आपके जहन में फिर से एक ख्याल आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स हम ऐसे लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहा है 90 डिग्री पे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है ऐसा, पहले इसकी वैल्यूज रख के देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल समझेंगे। वर्क डन बराबर है एफ एस कॉस थीटा के। मैंने क्या बताया, जीरो वर्क डन कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 0, एफ एस इंटू 0, 0 हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज करें कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर्स ही ले लेते हैं। मार्कर्स को मैंने उठाया हुआ है, मार्कर्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, डाउनवर्ड, और फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, मैं ऐसे स्ट्रेट चलना शुरू हो गया। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, मैं अपनी फोर्स के रिस्पेक्ट से नहीं देख रहा, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन मार्कर्स पे कितना वर्क डन हो रहा है। फिर से देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे कवर हो रहा है। तो हमारे पास केस कैसा बन रहा है कि
ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो एंगल क्या बन गया 90 डिग्री, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा था वो जीरो वर्क डन था। एक पॉजिटिव वर्क डन, आप में इसके एंगल्स लाजमी याद रखने। पॉजिटिव वर्क कब होएगा 0 डिग्री एंगल पे, नेगेटिव वर्क कब होगा 180 डिग्री पे, जीरो वर्क कब होगा 90 डिग्री पे। तो ये हमारे पास वर्क डन थे। अच्छा एक चीज वापसी यहाँ आते कि मैं आपको बता रहा था, बताना भूल गया कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, के फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो अगर वर्क डन करवा रहे हैं तो इसमें दो केसेस आते हैं, या तो फोर्स एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ अलग हो। कैसे यहां भी देख लेते हैं। सपोज करें एक बार केस है कुछ इस तरह से कि हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाई ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो गया ऐसे। तो हमारे पास क्या होगा एंगल वही 0 डिग्री, सॉल्व करेंगे हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था, 0 डिग्री से cos 0 1 हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो हमने फर्स्ट केस देखा था, फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहा है। अब देखें इसमें से कोई सा भी केस नहीं है, ना वर्क डन मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा ना जीरो होगा, बल्कि इस बार जो वर्क डन है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, कुछ खास एंगल बन रहा है दोनों में। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्टली W इज इक्वल टू एफ डॉट एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एंगल बन रहा है तो हमारे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एफ एस कॉस थीटा। लेकिन प्रेफर्ड ये होता है कि हम इसी फॉर्मूले को यूज करें, ये फॉर्मूला बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? ताकि अगर वो सेम डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हमें पता होगा एंगल 0 बन रहा है, तो 0 रख के कॉस थीटा को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास ये था वर्क डन। आई होप आपको वर्क डन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। खास तौर पे मैं फिर से बोलूंगा कि नेगेटिव वर्क डन को समझना है अच्छे से। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।